हाजिर हुए एक बार फिर दुनिया भर में हो रही हलचल पर बात करने के लिए। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पिछले 2 साल से इजराइल और गाजा के बीच जंग जारी है और दुनिया भर के नेताओं के हर रोज आते नए बयानों के बारे में। कल एक वेस्ट के देश से एक ऐसा बयान आया है जिसने दुनिया भर में तहलका मचाकर रख दिया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फ्रांस के राष्ट्रपति एनुअल मैक्रोन की। एनुअल मैक्रोन ने एक ऐतिहासिक और साहसिक कदम उठाते हुए ये ऐलान किया है कि फ्रांस के आगामी सितंबर में संयुक्त राष्ट्र सभा के दौरान औपचारिक रूप से फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र के रूप में मान्यता देगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स और इंस्टाग्राम पर जारी अपने आधिकारिक बयानों में मैक्रोन ने कहा है कि मध्य पूर्व में न्याय संगत और स्थायी शांति के प्रति फ्रांस के ऐतिहासिक प्रतिबद्धता के अनुरूप मैंने ये निर्णय लिया है कि फ्रांस फिलिस्तीन को मान्यता देगा। मैं इसका औपचारिक ऐलान संयुक्त राष्ट्र महासभा में करूंगा। ये घोषणा ऐसे वक्त में आई है जब इजराइल फिलिस्तीनी संघर्ष अपने सबसे संवेदनशील और हिंसक दौर से गुजर रहा है। गाजा पट्टी में पिछले महीनों से जारी संघर्ष में हजारों निर्दोष लोगों की जान जा चुकी है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पर दबाव लगातार बढ़ रहा है कि वो इस मुद्दे पर निर्णायक भूमिका निभाए। फ्रांस का ये कदम न केवल यूरोप में बल्कि वैश्विक स्तर पर भी एक मजबूत संदेश माना जा रहा है। यह स्पष्ट करता है कि अब समय आ गया है जब 2 राष्ट्र समाधान को केवल विचारों में नहीं बल्कि ठोस कूटनीतिक कदमों के जरिए जमीन पर उतारा जाए। इस फैसले से इजराइल की सरकार असहज हो सकती है, जिसने लंबे समय से फिलिस्तीन को एक संप्रभु राज्य के रूप में मान्यता देने का विरोध किया है। वहीं फिलिस्तीनी प्रशासन और वहां की जनता ने फ्रांस के इस कदम का स्वागत किया है और इसे न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति करार दिया है। यह भी गौरतलब है कि इससे पहले आयरलैंड, नॉर्वे और स्पेन जैसे देश, कई यूरोपीय देशों ने भी फिलिस्तीन को मान्यता देने की प्रक्रिया शुरू की है या अपने इरादे जाहिर किए हैं, लेकिन फ्रांस की ओर से यह मान्यता यूरोपीय संघ के भीतर एक बड़ी राजनीतिक और कूटनीतिक शक्ति के रूप में स्पष्ट बदलाव की तरह देखा जा रहा है। अब निगाहें सितंबर में होने वाली संयुक्त राष्ट्र महासभा पर टिकी हैं, जहां फ्रांस का यह ऐलान वैश्विक मंच पर एक नई बहस और दिशा तय कर सकता है। क्या अब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय 2 राष्ट्र समाधान को लागू करने के लिए ठोस और सामूहिक पहल करेगा या फिर एक और अधूरा वादा बनकर रह जाएगा? राष्ट्रपति मैक्रोन का यह फैसला न केवल कूटनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि यह उस नैतिक दृष्टिकोण का भी प्रतीक है जो युद्धग्रस्त इलाके में न्याय और मानवता की पुकार को अनसुना नहीं कर सकता। एनुअल मैक्रोन के इस फैसले के बाद इजराइल की विपक्षी नेता यायर लैपिड ने फ्रांस के राष्ट्रपति एनुअल मैक्रोन द्वारा फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता देने की घोषणा की तीखी आलोचना की है। लैपिड ने इस कदम को एक नैतिक भूल और कूटनीतिक रूप से नुकसानदायक बताया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लैपिड ने लिखा है कि 7 अक्टूबर की घटना और हमास का समर्थन करने के लिए फिलिस्तीनियों को इनाम नहीं मिलना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट रूप से आरोप लगाया है कि यह निर्णय आतंकवाद के प्रति नरमी और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा हमास को अप्रत्यक्ष समर्थन के बराबर है। लैपिड ने यह भी आरोप लगाया है कि मौजूदा इजरायली सरकार इस प्रकार के कूटनीतिक संकट को टालने में पूरी तरह से विफल रही है। उनके अनुसार अगर हमारे पास एक समक्ष और सक्रिय सरकार होती तो कम से कम बुनियादी कूटनीतिक जिम्मेदारियां निभा रही होती तो यह हानिकारक घोषणा रोकी जा सकती थी। यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब फ्रांस द्वारा फिलिस्तीन को मान्यता देने का फैसला यूरोप और मध्य पूर्व में व्यापक बहस का विषय बन गया है। इजरायली सरकार के भीतर और बाहर इस मुद्दे पर तीखी प्रतिक्रियाएं देखी जा रही हैं। दूसरी तरफ कुछ यूरोपीय देश इस मान्यता को संघर्ष के समाधान की दिशा में एक सकारात्मक पहल के रूप में देख रहे हैं। यायर लैपिड का यह रुख इजराइल के राजनीतिक ध्रुवीकरण को दर्शाता है। यहां फिलिस्तीन को मान्यता देने जैसे मुद्दों पर भी गहरे मतभेद हैं। अब देखना यह होगा कि इजरायली सरकार इस अंतर्राष्ट्रीय दबाव और घरेलू आलोचनाओं के बीच किस तरह से संतुलन बनाती है। वहीं अगर बात करें गाजा में सीजफायर को लेकर तो अमेरिका और हमास के बीच चल रही बातचीत में एक नया मोड़ आ गया है। हमास ने अमेरिकी विश्वदूत स्टीव विटकॉफ के बयान पर हैरानी जताई है। विटकॉफ ने हाल ही में कहा है कि हमास ने गाजा संघर्ष विराम और बंधकों की रिहाई से जुड़ी नई प्रस्तावना को अस्वीकार कर दिया है और इसी कारण अमेरिका ने अपने वार्ताकारों की टीम को दोहा से वापस बुला लिया है। ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति काइस सईद ने एक अहम मुलाकात में अमेरिका के वरिष्ठ सलाहकार मासद बोलोस को गाजा में हो रही भुखमरी की भयानक तस्वीरें दिखाई हैं। यह मुलाकात ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति
राष्ट्रपति भवन में हुई है, जहां सईद ने गाजा में बच्चों की हालत पर गहरा आक्रोश जाहिर किया है। बैठक के दौरान राष्ट्रपति सईद ने अपने हाथ में कुछ तस्वीरें उठाई जिनमें एक बच्चा रेत खाते हुए दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा है कि यह तस्वीर 21वीं सदी की है, लेकिन इसे देखकर यकीन करना मुश्किल है। यह बच्चा रेत खा रहा है क्योंकि उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर यह मानवता के खिलाफ अपराध नहीं है तो फिर क्या है? मासद बोलोस, जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दामाद माइकल बोलोस के पिता हैं, इस बैठक में पूरी तरह शांत रहे। वो बार बार तस्वीरों की ओर देखते हैं और हल्के हल्के सिर हिलाते हैं, लेकिन उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। राष्ट्रपति सईद ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि इजराइल द्वारा गाजा पर जारी हमले और घेराबंदी को अब और बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा यह सिर्फ एक भूखमरी नहीं है, यह एक संगठित नरसंहार है और यह सब वैश्विक शक्तियों की मिलीभगत और चुप्पी की वजह से हो रहा है। यह जरूरी है कि पूरी मानवता अब जागे। पूरी दुनिया गाजा में जो हो रहा है उस पर आंखें बंद करके बैठी है, जो कि इस पूरे अपराध में बराबर की सहयोगी है। काइस सईद ने आगे यह भी कहा है कि यह युद्ध नहीं है बल्कि बच्चों के खिलाफ युद्ध है। उन्होंने तस्वीरों की ओर इशारा करते हुए कहा, इन्हें देखिए, ये बच्चे हैं, कोई साजिश करता नहीं है, इन्हें रेत खाने पर मजबूर किया जा रहा है। पानी नहीं, दवा नहीं, और फिर भी दुनिया खामोश है। इस बैठक का वीडियो अब सोशल मीडिया और समाचार माध्यमों से व्यापक रूप से वायरल हो चुका है। कई मीडिया रिपोर्ट्स जैसे द नेशनल न्यूज, एनाडोलू एजेंसी, द न्यूज अरब और अल अरेबिया इंग्लिश, इस बैठक का वीडियो अब सोशल मीडिया और समाचार माध्यमों से व्यापक रूप से वायरल हो चुका है। कई मीडिया रिपोर्ट्स जैसे द नेशनल न्यूज, अनादोलू एजेंसी, द न्यू अरब और अल अरेबिया इंग्लिश के मुताबिक ये पूरी बातचीत राष्ट्रपति कार्यालय के कैमरे पर रिकॉर्ड हुई है और उसे आधारिक रूप से साझा किया गया है। ट्यूनीशिया ने एक बार फिर दुनिया को याद दिलाया है कि यह वक्त चुप रहने का नहीं है। गाजा में भूख से मरते बच्चों की तस्वीरें सिर्फ एक चेतावनी नहीं है, बल्कि एक दस्तावेज है जो आने वाली पीढ़ियों को बताएगी कि जब दुनिया सो रही थी तो एक देश ने आवाज उठाई थी। तो वहीं दूसरी तरफ हमास के बयान में कहा गया है कि हम अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ की नकारात्मक टिप्पणी से हैरान हैं। ये ऐसे समय में आया है जब अन्य मध्यस्थों ने हमारे रुख की सराहना की है और इसे एक व्यापक समझौते की दिशा में रास्ता खोलने वाला बताया है। अमेरिका जो शांति का इतना बड़ा दूत बना फिरता है और हमेशा कहता है कि हम बातचीत करने वाले हैं, हम बातचीत करेंगे, हम बातचीत करेंगे, कुछ ही टाइम पहले, तकरीबन 2 महीने पहले, यूनाइटेड नेशन के अंदर, जहां तकरीबन सभी देशों ने गाजा के अंदर युद्ध विराम के लिए वोट किया था, वहीं अमेरिका वाहिद एक ऐसा देश था जिसने वीटो का इस्तेमाल करके गाजा के अंदर युद्ध विराम के खिलाफ आवाज उठाई थी। हमास ने साफ कहा है कि यह संघर्ष विराम की दिशा में प्रतिबद्ध है और अब भी बची हुई रुकावटों को दूर करने में लगा हुआ है। दूसरी तरफ अमेरिका का कहना है कि हमास के जवाब में जो आपत्तियां दर्ज की गई हैं वो ये दर्शाती हैं कि संगठन समझौते की दिशा में गंभीर नहीं है। लेकिन एक मध्यस्थ सूत्र ने द टाइम्स ऑफ इजराइल को बताया है कि हमास की तरफ से भले ही कुछ शर्तें और आरक्षण रखे गए हैं, लेकिन दोनों पक्षों के बीच की खाई अब भी पाटी जा सकती है। इस बयानबाजी के बीच साफ है कि गाजा में संघर्ष विराम और बंधकों की रिहाई की राह अब भी मुश्किल बनी हुई है, लेकिन बातचीत के दरवाजे पूरी तरह से बंद नहीं हुए हैं। काहिरा की सड़कों पर सन्नाटा है, लेकिन दिलों में गूंजती है एक चुप्पी जो अब शब्दों में बदलना चाहती है। अल अजहर यूनिवर्सिटी, मिस्र की सबसे प्रतिष्ठित धार्मिक और शैक्षिक संस्थान, ने कुछ दिन पहले एक बयान जारी किया था। एक बयान जो गाजा के नरसंहार पर इंसानियत के नाम पर था, समर्थन में था, पीड़ा के खिलाफ था, लेकिन यह बयान ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सका। मिस्र की सरकार ने दबाव डाला और यूनिवर्सिटी को मजबूर किया गया कि वो अपने सोशल मीडिया से वो बयान हटा दे। ये आवाज जो गाजा में मरते बच्चों के लिए उठी थी, उसे मिस्र की सत्ता ने कुचल दिया। गाजा में हो रहे नरसंहार पर चुप्पी अब सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय मंचों की मजबूरी नहीं रही है, बल्कि अपने ही लोगों की संवेदनाएं भी राजनीतिक भय के आगे हार रही हैं। अल अजहर जैसी संस्था जो सदियों से मुसलमानों की संस्था और ज्ञान की प्रतीक रही है, उसे अब अपने नैतिक दायित्व निभाने से रोका जा रहा है। जिस देश ने कभी फिलिस्तीन की आज़ादी की बात को अपने दिल में बसाया था, आज वही देश अपने नागरिकों पर नजर रखे हुए है कि कौन गाजा के लिए बोलता है, कौन पोस्टर लगाता है, कौन जुलूस में शामिल होता है। सब कुछ दर्ज हो रहा है और फिर उन्हें चुप कराया जा रहा है। ये वही मिस्र है जिसने 1973 की लड़ाई में फिलिस्तीनियों के लिए मोर्चा संभाला था। अब एक बयान तक देने की आज़ादी नहीं बची है। सोशल मीडिया पर वो पोस्ट चंद घंटों में मिटा दी गई।
जैसे कोई गलती हो गई हो, जैसे किसी मासूम की चीख को गलती से सुन लिया गया हो। और अब सवाल यह है कि जब एक यूनिवर्सिटी जिसकी नींव ही इंसाफ और शिक्षा पर रखी गई थी, अगर वो भी अब सत्ता से डरकर इंसानियत के पक्ष में बोलने से कतराने लगे, तो फिर उम्मीद कहां बची है। गाजा में तोपें चल रही हैं, मिस्र में सन्नाटा है, वहां बमों की आवाजें हैं, यहां डर की, वहां बच्चों के कफन सफेद हैं, यहां आंखों पर पट्टियां काली हैं। और इस बीच एक ऐसा बयान जो सिर्फ इंसान होने की याद दिला रहा था, उसे मिटा दिया गया। लेकिन सवाल यह है कि क्या सच को मिटाया जा सकता है? क्या दिलों में उठती हूक को सोशल मीडिया से डिलीट किया जा सकता है? अल अजहर ने भले अपना बयान वापस ले लिया हो, लेकिन उसके छात्र, उसके शिक्षक और अरब दुनिया के वो तमाम लोग जो हर रोज गाजा के खून से भीगे वीडियो देखते हैं, जो जानते हैं कि चुप्पी अब जुर्म के बराबर बन गई है। मिस्र की सत्ता आज गाजा के समर्थन को खतरा मानती है, लेकिन कल यही समर्थन इतिहास में गवाही बनेगा कि कुछ लोग डर गए थे और कुछ लोग फिर भी बोल उठे थे। और शायद यही चुप्पी कल एक चीख बन जाए, जो सिर्फ गाजा के लिए नहीं बल्कि इंसानियत के लिए हो।